नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। साथियों, आज हम सक्षमता परीक्षा 2023 का जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसकी तैयारी तथा जो अभी बीपीएससी टीयर 2 का जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साइंस लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। और आप लोग साथ ही इस चैनल को अच्छी तरह से समझेंगे, इसे अपना समझेंगे और आप इसमें जो भी अच्छा लगेगा पूरी वीडियो देखेंगे, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें छुपे रहेगी जो आपको लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथियों, कहना यह है आपको कि इसमें जो वीडियो में अच्छी बात रखेंगे आप उसको नोट करेंगे और इसमें ऐसा कुछ बातें आपको नजर होगी जिसे मुझे सलाह देने की आवश्यकता है, जिसे आपको डाउट को क्लियर करने की आवश्यकता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करेंगे। आपकी सलाह को मैं अपनी सर आंखों पर लूंगा और आपकी जो डाउट होगी, आपकी जो समस्या होगी उसकी सलूशन करने के लिए हमेशा तत्पर हम रहेंगे। और विशेष रूप से साथ ही मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कहना आदि किसी प्रकार से इसमें यदि किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी होगी, किसी प्रकार से आपकी कोई परेशानी होगी या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और उसके बाद जो वीडियो के नीचे लाइन चल रही है उस पे नंबर पर संपर्क करके आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं, हमसे पर्सनल बातें कर सकते हैं। तो जिंदगी में साथियों इसी तरीका से हमारे परेशानी आपकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में कठिनाई परेशानी होती रहती है। तो साथियों वीडियो के अंतिम बीच में ऐसे कुछ बताने वाले हैं, इस वीडियो में पूरे ऐसे जो सवाल आने वाले हैं जिसको हम अपनी जिंदगी में भी उतार करके फायदामंद पहुंचाएंगे। बेशक ये साइंस का है, जिंदगी ही साइंस पर डिपेंड करती है, इसलिए इस चैप्टर को, यह आज की साइंस का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, और आपको उसी प्रकार जो हमारे एग्जाम के लिए एक 2x2 पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट को टच करने वाली है। साथियों कहा जाता है तारों में अकेले चांद जगमगाता है, तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे भाइयों, कांटों से मत घबराना मेरे भाइयों, क्योंकि कांटों में ही गुलाब का फूल मुस्कुराता है। प्लीज साथियों, आपको इसी तरीका से आपके अपने अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, उसको बनाए रखें। और हमारे मिशन ऑनलाइन एकेडमी का थीम ही है अचीव टू गोल, गोल की तरफ बढ़ें और गोल को प्राप्त करेंगे, सिर्फ अपनी हिम्मत को और पेशेंस को बनाए रखेंगे। तो चलिए साथी, आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको कह रही है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी है, कहते यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब ध्यान दीजिए साथियों, कहता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी n है, इनपुट फ्रीक्वेंसी n है, तो कहता है आउटपुट, इनपुट क्या आपकी है, इनपुट n है, तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो साथ ही इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, n ही होगा। और क्या होगा, n ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। इसका क्या होगा, n। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का, घनत्व का। कहता है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप बताएं ध्वनि के वेग पर यानी ध्वनि के स्पीड पर यानी साउंड के स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। तो आप ये जानते हैं साथियों कि कहते हैं माध्यम का ताप। अब देखिए क्या कहता है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक, ध्वनि जो है यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और जो आप जानते हैं पदार्थ की अवस्था कितने हैं? पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की अवस्था कितना है? ठोस, द्रव एवं गैस है। तो कहता है ये गैस जो है, गैस के तीनों मतलब ये गैस तीनों माध्यम में संचित होती है, तीनों माध्यम होता है। कहता है माध्यम का ताप अधिक, कहता है माध्यम का ताप पर ध्वनि का, यदि माध्यम का ताप बढ़ता है, माध्यम का ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। माध्यम का ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। परंतु दाब के परिवर्तन में कहता है माध्यम का ताप यानी ठोस, द्रव और गैस, माध्यम के ताप यदि बढ़ता है, माध्यम का ताप यदि बढ़ता है तो ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और माध्यम का टेम्परेचर, माध्यम का ताप यदि घट जाता है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घट जाती है। तो कहता है तो तापमान में परिवर्तन हो जाता है, आर्द्रता में परिवर्तन होता है, और इसके डेंसिटी, घनत्व में भी क्या होता है? उसकी ध्वनि का जहां डेंसिटी ज्यादा रहेगी और जहां डेंसिटी कम रहेगी, इस पर भी ध्वनि का स्पीड घटने बढ़ने पर निर्भर करता है। तो कहता है दाब पर यानी प्रेशर पर ध्वनि का गति के में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ध्वनि के वेग में परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण? दाब के कारण। तापमान में परिवर्तन हो जाता है, आर्द्रता में परिवर्तन हो जाती है और घनत्व में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन दाब का, इसमें ध्वनि के गति में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर और आयाम पर। किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है? आप जानते हैं अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? अधिक आवृत्ति, जिसका आवृत्ति अधिक होता है उसका ध्वनि का पिच, ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? अधिक होती है। जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका पिच भी क्या होता है? अधिक होता है। तो अब इसी पर जानते हैं कि जैसे कि पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य, स्त्रियों की ध्वनि की तारतम्य से क्या होती है? कम होती है। पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य जो है स्त्री के ध्वनि की तारतम्य से क्या होती है? कम होती है। तो कम होने के कारण पुरुषों की आवाज क्या होता है? भारी होता है, मोटापन होता है। और स्त्रियां के ध्वनि का तारतम्य अधिक होती है, जिससे उसकी आवाज क्या होता है? पतली होती है, सुरीली होती है। तो इसमें कहता है ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है? उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन अब कहता है तंतु वाले प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांशतः विद्युत परिवर्तित होती है। क्यों होती है? दृश्य प्रकाश के रूप में। किस रूप में होती है? अवरक्त किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में और प्रतिदीप्ति प्रकाश के रूप में। कहता है तंतु वाले प्रकाश बल्ब के प्रयोग में, प्रकाश बल्ब के प्रयोग की गई अधिकांशतः विद्युत
परिवर्तित होती है। कैसे पर किस में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दृश्य प्रकाश के रूप में। इसका आंसर क्या होगा? दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहते हैं ध्वनि प्रदूषण स्तर। ध्वनि प्रदूषण जो स्तर है, लेवल है, की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण का यानी ध्वनि का इकाई क्या है आपका? डेसिबल, डॉप्सन, पीपीएम, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण का यानी ध्वनि का जो है तीव्रता का, ध्वनि किस में मापते हैं? तो ध्वनि का तीव्रता फ्रीक्वेंसी किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं समान बातचीत करते हैं, समान बातचीत करते हैं, उसका डेसिमल कितना होता है? उसका डेसिमल 50 से लेकर के 60 डेसिबल होता है। 50 से लेकर के 60 डेसिबल होता है। और जैसे हम लोग डीजे बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा में साउंड बजता है, वो लगभग कितना होता है? 110 डेसिबल के बराबर होता है। लगभग क्या होता है? 110 डेसिबल के बराबर होता है। और समान बातचीत में हम लोग कितने डेसिबल प्रयोग करते हैं? 50 से 60 या 50 से 65 भी कर सकते हैं। यानी 50 से समान में क्या करते हैं? समान में 50 से लेकर के मैक्सिमम 65 डेसिबल का क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं, उसके तारतम्य को, उसके स्तर को इतना यूज करते हैं। तो और डीजे वगैरह में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में कितना डेसिबल बजती है? 110 डेसिबल के बजती है। और इसी वजह जब पटाखा वगैरह फोड़ते हैं उसमें 140 प्लस होती है। अब कहते हैं अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है। अब देखिए एपी सेंटर भूकंपों से, ज्वालामुखियों से, चक्रवातों से और भूस्खलन से। कहता है एपी सेंटर का संबंध किससे है? एपी सेंटर का संबंध किससे है? तो आप बताएं। तो एपी सेंटर का संबंध आप जानते हैं किससे है? तो ये भूकंपों से। एपी सेंटर का संबंध किससे है? भूकंपों से। एपी सेंटर का संबंध किससे है? भूकंपों से। अब देखिए एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र किसको कहता है? आप जानते हैं पृथ्वी के भीतर स्थित बिंदु पर जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर उस बिंदु पर जहां पर भूकंप उत्पन्न होती है, उस मूल बिंदु को बोलते हैं हाइपोसेंटर। पृथ्वी के अंदर जहां पर भूकंप उत्पन्न होती है, उस मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। और भूकंप के मूल बिंदु से ठीक ऊपर पृथ्वी के सामने जो तरंग उत्पन्न होती है, उसी को क्या बोलते हैं? इपी सेंटर। उसी को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। उसी को क्या बोलते हैं? इपी सेंटर। जहां पर ये क्या होता है? मूल बिंदु पृथ्वी की सतह पर जहां पर से तरंग क्या होती है? चलना आरंभ करती है, उसको इपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र किससे संबंधित है? तो भूकंपों से। अधिकेंद्र किससे संबंधित है? तो भूकंपों से। तो नेक्स्ट आए क्वेश्चन है, कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कौन करता है? माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर सेल द्वारा, ग्रामोफोन द्वारा। कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन? माइक्रोफोन। इसमें है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की? बेकुलर ने, रोएंटजन ने, मैरी क्यूरी ने, बर्नौली ने। तो एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज आपको किसने की? रोएंटजन ने। एक्सरे की खोज किसने की? रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में। रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, ये कहाँ वैज्ञानिक थे? जर्मन की वैज्ञानिक है। जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक रोएंटजन ने, जर्मन की वैज्ञानिक रोएंटजन ने कब की? रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में। कब की? 1895 ईस्वी में। कब की? 1895
1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज की, यानी एक्स रेज, इसको क्या बोलते हैं, एक्स रेज। एक्सरे की खोज किसने किया, जर्मन वैज्ञानिक रोएंटजेन ने 1895 ईस्वी में किसका खोज किया था, एक्सरे की खोज किया था। एक्सरे की खोज किया था रोएंटजेन ने। अब कहता है अगर खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि पीले रंग की अपेक्षा लाल प्रकाश में अवशोषण कम होता है। लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में परिकिरणन कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अब उपयुक्त में से कोई नहीं। अब कहता है कि खतरे के सिग्नल आपने देखते होंगे, रेलवे लाइन, रेलवे के लिए रेड का प्रयोग किया जाता है, पीला का प्रयोग किया जाता है और ग्रीन का प्रयोग किया जाता है, और ये सब ट्रैफिक लाइन में भी। और खासकर खतरा के निशान में किसका प्रयोग किया जाता है, रेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेड का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसी में बताया क्यों किया जाता है। तो वही पर कहता है खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। अब कहता है इसमें क्या करते हैं, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम होता है। बैगनी का सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी का सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अधिक, अब जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका परिकिरणन, इसका जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण, परिकरणन क्या होता है, परिकरणन इसका सबसे अधिक, मतलब परिकरण इसका लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इसका परिकरण सबसे कम होता है। इसका परिकरण सबसे क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और परिकिरणन सबसे कम। जब परिकिरणन सबसे कम होता है तो यह जो अन्य रंगों की तुलना में बहुत दूरी तक दिखता है। अन्य रंगों की तुलना में क्या होता है, बहुत दूरी तक दिखता है, जिससे क्या होता है, लोग आगे देख करके बहुत दूर तक दिखने के कारण क्या होता है, ये लोग समझता है ये खतरे का निशान सिग्नल लाल रंग का जल रहा है, इसलिए बहुत दूर तक दिखने के कारण क्या होता है, लाल रंग परिकिरणन, कहता है लाल रंग की अपेक्षा पीले का प्रकाश परिकिरणन कम होता है। लाल रंग की अपेक्षा पीले प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है, परिकिरणन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसको क्या करते हैं, खतरे के निशान के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। खतरे के निशान के इसका प्रयोग करते हैं और इसमें प्रयोग करते हैं। अब लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अब तरंग दैर्घ्य, अब मेन इसमें तो ये हो गया परिकिरणन, लाल प्रकाश अपेक्षा पीले प्रकाश की परिकिरणन क्या होती है। अब कहता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अब देखते हैं लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य जब चुनेंगे तो क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आपका आंसर इसमें डालेंगे तो सी डालेंगे। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अब इसमें कहता है बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग
किसे मापने के लिए किया जाता है? एक यह क्या है? यूनिट मापने की ये उपकरण है कि इसका किससे प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति को मापने के लिए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए, वेग को मापने के लिए, तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए। बोलोमीटर का मापने, बोलोमीटर जो एक उपकरण है, उसको किससे मापने के में प्रयोग किया जाता है? जैसे थर्मामीटर जो है उसे किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वो टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर एक प्रकार का उपकरण है, उसी प्रकार कहता है बोलोमीटर जो है यह उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आप आइए। नेक्स्ट में कहता है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होता है। अब आप जानते हैं श्रव तरंगे कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार के, अवश्रव तरंग, श्रव तरंग और पराश्रव तरंग। अवश्रव उसे कहते हैं जो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से क्या होता है? से क्या होता है? कम होता है। अवश्रव 20 हर्ट्ज से कम होता है, क्या होता है? अवश्रव्य। अवश्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। अब क्या जो होता है? अपश्रव तरंगे जो सुन सकते हैं, श्रव्य क्या होता है? 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम, यानी 20 हर्ट्ज से अधिक होगा और 20,000 हर्ट्ज से कम। अब आया पराश्रव। अब क्या है? पराश्रव्य। पराश्रव तरंगे क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा? से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा? अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी अवश्रव जो 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, 20 हर्ट्ज से क्या होता है? उसको हम क्या कर सकते हैं? सुन भी नहीं सकते हैं। और जो श्रव है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होगा। और पराश्रव क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, यानी ऊपर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 20 के हर्ट्ज, यहाँ 20,000 के हर्ट्ज, के दिया है समझिए 1,000 और यहाँ कहता है 20 के से नीचे और 20 के ऐसे नीचे, यहाँ क्या होगा? 20,000, यानी 20 के मतलब 20 और के मतलब क्या हो गया? 1,000 हो गया, अर्थात 20,000, अर्थात 20,000 हर्ट्ज हो गया। और इसको क्या दिया हुआ है? 20,000। के नहीं दिया रहता तो ये भी आंसर हो सकता था और ये भी आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर के दे दिया, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक को क्या बोलते हैं? पराश्रव तरंगे कहते हैं। पराश्रव तरंगे कहते हैं। अब आगे कहता है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है और समताप मंडल है। रेडियो तरंग में कौन सी मंडल काम करती है? तो रेडियो तरंग में किस मंडल में काम करता है? तो आयन मंडल में। रेडियो तरंगों का संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन है? आयन मंडल। कौन है आपका? आयन मंडल। अगर निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेजी से चलती है? किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेजी से चलती है? किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत क्या होती है? तेजी से चलती है। अब आप जानते हैं ध्वनि जो है, ध्वनि किस माध्यम अपेक्षा तेज चलती है? अब देखिए पदार्थ की अवस्था कितने हैं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। अब जानते हैं ध्वनि, अब देखिए वायु में ध्वनि की मात्रा कितना है? ध्वनि की मात्रा 343 मीटर प्रति सेकेंड।
वायु में ध्वनि की मात्रा, वायु में ध्वनि की मात्रा, ध्वनि की मात्रा कितना है? 343 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की मात्रा है वायु में। और जल में कितना है? जल में कितना है? जल में कितना है? और ठोस अर्थात लोहा में, अर्थात लोहे में कितना है? लोहे में कितना है? पहले आप देखिए 3, जल वायु हो गया गैस में, वायु क्या हो गया? गैस में। वायु कितना हो गया? वायु हो गया आपका गैस में हो गया। और उसके बाद जल क्या हो गया? द्रव्य हो गया। जल क्या हो गया? द्रव्य हो गया। और जल क्या हो गया? द्रव्य हो गया। और लोहा क्या हो गया? ठोस हो गया। जल में 1484, जल में 1484 मीटर प्रति सेकेंड है। और लोहे में लगभग 4000 प्लस 5000 प्लस यानी 5130 मीटर प्रति सेकेंड है। लोहा में कितना है? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहता है ये कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की अपेक्षाकृत तेजी से चलती है? अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, लोहे की छड़ है, भाप है और जल है। जल में आपको दिख रही है 1484, भाप आपका तरह से गैस है, लोहे की छड़ देख लिए 5130, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है? एक गैसीय अवस्था में भी रहती है। इसका भी मतलब चाल क्या होगा? इसमें भी कम होगा। तो सबसे अधिक चाल किस में होगा? तो लोहे में अर्थात ठोस में होगा। लोहे में अर्थात ठोस में होगा। तो कहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल को पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। लहरें होती है वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे और प्रकाश तरंगे। कहता है जब किसी तालाब के शांत जल में, तालाब में पानी क्या होता है? बिल्कुल अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है, स्थिर रहता है। तो क्या करते हैं? जब उस पर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के पृष्ठ पर उठने वाले, जल के पृष्ठ पर उठने भाग पर उठने वाले लहरें तरंग क्या होगी? क्या होगी? क्या होगा? उसमें क्या होगा? एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंग, एक धागे पर क्या होगा? ये एक धागे पर आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे आपका होगा। तरंग कौन होगा? अनुप्रस्थ तरंगे होगा। आज आपको इस चैप्टर में आपको आज 40 क्वेश्चन का सेट में आपको विशेष रूप से तरंग और प्रकाश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होगी। तरंग और प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन इसमें होगी। और आपको विशेष जानकारी और इस क्लास के लिए लेना है, या आपको मटेरियल चाहिए, या आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलेंगे 7992258422। और साथ ही आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे। और क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे कि ताकि ये टीम आप उसके हौसला बढ़ेगी। दूसरी बात है, यदि वीडियो में आपको कोई सवाल का दोबारा पूछना है, दोबारा समझना है, तो आप उसमें उस सवाल नंबर डाल करके आप उसमें अपनी एडवाइस दे सकते हैं और अपने क्या सलाह बता सकते हैं या अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, साथी चैनल पर नए हैं, तो आप क्या करें? इसको सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो इस सवाल में चलते हैं, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, एक्सरे किरण का, प्रसरव तरंग का और चुंबकीय तरंग का। MRI बहुत ही फेमस ये है। MRI जो है किस में क्या चीज प्रयोग किया जाता है? MRI। सबसे पहले आप M का मतलब समझे। M का मतलब मैग्नेटिक,
मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। आर मतलब रिजोनेंस, आर मतलब रिजोनेंस, आर मतलब क्या होता है, रिजोनेंस। आई मतलब इमेजिंग, इमेजिंग, इमेजिंग अर्थात फोटो ही लेता है। तो एम से मैग्नेटिव, आर से रिजोनेंस और इमेजिंग। अब यहाँ देख रहे हैं मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक मतलब ये चुंबकीय तरंग आपको है। तो ये क्या प्रबल ई जो है बहुत प्रबल होती है, बहुत ही ये क्या कहते हैं फोर्सली होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक चुंबकीय होता है, जिसे एमआरआई का जांच किया जाता है। तो एमआरआई में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक चुंबकीय, चुंबकीय तरंग का। तो एमआरआई का फुल फॉर्म अभी आप याद रखेंगे, एम से क्या होता है, आर से क्या होता है, आई से क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथी चलते हैं आगे। कहता है शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। मार्ग में कोई बाधा नहीं है, मार्ग में कोई बाधा नहीं है, उसको क्या करते हैं, ध्वनि का वर्तनकरण, विस्पंदों बनाना, ध्वनि का परिकीर्णन करता है, प्रतिध्वनि निर्धारण करता है। कहते हैं शिकार अथवा मार्ग में बाधा नहीं हो, मार्ग में बाधा नहीं हो, मार्ग में बाधा नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं, किसके कारण करता है, तो वह प्रयोग करता है, तो क्या करता है, प्रतिध्वनि निर्धारण करता है। इसमें क्या करता हुआ, प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है, क्या करता है, प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है चमगादड़ या डॉल्फिन। आपका ध्वनि तरंगे है निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। कहता है ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैस माध्यम में चल सकती है, और ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस में चल सकती है, ध्वनि तरंगे किसमें चल सकती है, आप जानते हैं ध्वनि तरंगे तीनों माध्यम में चलती है, ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलती है, लेकिन इसमें केवल ठोस लिखा हुआ है, केवल गैस लिखा हुआ है, और सिर्फ निर्वात लिखा हुआ है, निर्वात लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ठोस तथा गैस दोनों माध्यम चलता है, यहाँ पर तीनों माध्यम होता है, तो फिर भी यही आपका आंसर होता है, ठोस गैस तथा द्रव तीनों अवस्था में ध्वनि का माध्यम चल सकती है, ध्वनि का माध्यम चल सकती है, ध्वनि तीनों माध्यम में जा सकती है। अब कहता है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। एक तो हो गया आपका पराबैंगनी किरणें, इनमें से आंसर में किससे अधिक होगा, एक्सरे किरण से, गामा किरण से, अवरक्त किरण से, पराबैंगनी किरणों से। कहता है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगी, इनमें से किसकी अधिक होगा, अर्थात पराबैंगनी का अधिक होगा और इस सब का क्या होगा, कम होगा। पराबैंगनी का अधिक होगा और इस सब का क्या होगा, कम होगा, तो इस सब का कम होगा। तो ये पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके अपेक्षा अधिक होती है, यानी गामा किरणों की अपेक्षा क्या होता है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। अब आगे आपका अगर सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन जो कहता है, सीटी स्कैन में क्या चीज प्रयोग करते हैं, अवरक्त किरणों का, परासौर किरणों का, अल्ट्रासोनिक वेव का, दृश्य प्रकाश का, विजिबल लाइट का, एक्सरे किरण का, एक्सरेज का। तो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग करते हैं, सीटी स्कैन में किसका प्रयोग करते हैं, किस किरण का प्रयोग करते हैं, सीटी स्कैन में किसका करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन में प्रयोग किसका करते हैं, तो जिस तरीका से एक्सरे बॉडी को जांच करने के लिए किया जाता है, सीना के जांच के लिए किया जाता है, तो उसी प्रकार एक्सरे किरण भी सीटी स्कैन में
एक्सरे किरण का ही प्रयोग करते हैं। सीटी स्कैन में किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरे किरण में ही, एक्सरे किरण का ही प्रयोग करते हैं। तो एक्ससीटी का होता है कंप्लीटेड टेमोग्राफी। टेमोग्राफी सीटी स्कैन का फुल फॉर्म हो जाएगा, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होगा कंप्लीटेड टेमोग्राफी। सी से मतलब क्या होगा? कंप्लीटेड, टी से टेमोग्राफी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म हो गया, इसको भी याद रखेंगे। और ये एक्सरे किरण का क्या करते हैं? इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सरे किरण का प्रयोग होता है। आपको बता दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। कहता है उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? उसके दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसकी मतलब उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, अर्थात तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। वेवलेंथ बोलते हैं अथवा तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब बताए कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये सूर्य से उत्पन्न होती है। कहता है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कथन सही नहीं है बताना है। तो क्या है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है। अर्थात ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जो चार ऑप्शन दिया है, तो चार ऑप्शन में आपको क्या है? एक ऑप्शन गलत है, बाकी आपका सही है। तो कहता है कॉस्मिक किरणों के संबंध निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कहता है उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों की बनी होती, ये भी सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। अब तक वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, यही गलत है। लेकिन आंसर आपको क्या करना है? गलत वाला चुनना है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए होगा। आंसर आपका क्या होगा? यही आंसर तो आपका यही होगा। जो इसमें क्या करना है? गलत चुनना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन आपका है, कहता रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव प्रकाश के उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। केवल द्रव्यों से, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम से। अब देखिए पारदर्शी शब्द है, तो पारदर्शी समझेंगे। पदार्थ तीन प्रकार की होती है। कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी उसे कहते हैं जिस पदार्थ, जिस वस्तु के, अब जिस वस्तु को सूरज की रोशनी आर पार हो जाए, जिस वस्तु से सूरज की रोशनी या जिस पदार्थ से सूरज की रोशनी आर पार हो जाए, यानी प्रकाश किरण आर पार हो जाए, उसको पारदर्शी कहते हैं। और जिस वस्तु या पदार्थ में प्रकाश किरण आर पार नहीं हो, प्रकाश किरण को रोक दे, उसको अपारदर्शी कहते हैं। और जिस वस्तु में प्रकाश किरण आर पार नहीं होती है, अर्थात प्रकाश किरण को रोक देती है, उसी क्या बनती है? प्रतिछाया बनती है, उसी का छाया बनती है,
उसी का इमेज बनती है। और जिस वस्तु में प्रकाश की किरण हल्का बाहर पार होती है और हल्का बाहर पार नहीं होती है, अर्थात धुंधला पार होती है, उसकी छाया जो है धुंधला बनती है, उसको अपारभासी, उसको क्या बोलते हैं? अपारभासी यानी पारभासी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पारभासी, यानी जिसका प्रतिबिंब, जिसका छाया धुंधला बनती है, उसको पारभासी कहते हैं। तो इसमें कहता है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों के संबंध में है जो आर पार जाती है, जो आर पार जाती है, आर पार जाती है। तो क्या होगा? जो आर पार जाती है, तो आप समझ लिए आर पार जाने वाले क्या होता है? आर पार जाने वाला सभी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? वह पारदर्शी होता है। जिससे रोशनी, सूर्य रोशनी आर पार हो जाए, वह क्या हो जाएगा? पारदर्शी। जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं हो जाए, उसकी छाया बने और पारदर्शी। जिसमें सूर्य प्रकाश की रोशनी बहुत हल्का निकले, पूर्ण रूप से आर पार नहीं हो, उसको पारभासी करते हैं, जिसका छाया धुंधला बनता है। तो रमन प्रभाव क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम में आर पार होती है। अब कहता है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियोन। कहता है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। उसमें कौन सी गैस है? विसर्जन होने प्रयुक्त होने गैस कौन सी है? जब प्रकाश सजावट किया जाता है, उसमें कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? नियोन का प्रयोग किया जाता है। नियोन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? तो नियोन का प्रयोग किया जाता है। अब ध्वनि के पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कंपैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है। अब एक कंपैक्ट डिस्क सीडी, आप सीडी देखते हैं, आप कंप्यूटर में सीडी लगाता है, जो पहले गोल होता है, वो क्या बनाता है? एक कांच का, कांच भी रहता है उसमें, और उस कांच का रहता है, और ज्यादा करके वो गोल होती है, पतली सी डिस्क होती है, और उसमें ध्वनि, वीडियो, ऑडियो, उस सब का क्या करता है? उसमें रिस्टोर किया जाता है कंपैक्ट डिस्क में। तो किसके बना होता है? कंपैक्ट डिस्क। तो किससे होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, टाइटेनिक नीडल का, लेजर बीम का, बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक का। ये क्या हो जाएगा? लेजर बीम। किसमें डिस्क में क्या चीज प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम का। सीडी में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। कहता है जब एक सीडी ऑडियो वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कंपैक्ट डिस्क, अब देखिए ऑडियो भी मिलती है और वीडियो भी सीडी मिलता है, आप गाना भी सुनते हैं, फिल्म वगैरह भी देखते हैं, एल्बम देखते हैं, और इसमें बहुत यह कोई क्लास का नोट्स होता है, वो भी उसमें रहता है। सीडी में विभिन्न प्रकार का वर्क कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं और वीडियो भी करते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखी जाए तो इन धनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जाती है। अब सूर्य सीडी को, जो सीडी बना हुआ है, यदि आपको क्या करते हैं, उसको क्या सूर्य की रोशनी में लगा देते हैं, तो आपको क्या करता है? उसका जो रंग जो है निकलता है, इन धनुष के समान निकलती है, इन धनुष के समान निकलती है। तो इसमें किस कारण से निकलती है? क्या होता है उसमें? कहता है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटनाओं के आधार पर, विवर्तन और परागमन की परिघटनाओं के आधार पर, अपवर्तन और विवर्तन परागमन की अपघटनाओं के आधार पर। अब देखिए अपवर्तन भी है, परागमन भी है, विवर्तन भी है, ये आपका नहीं होगा। विवर्तन और परागमन, जब भी विवर्तन और परागमन, गमन, विवर्तन और परागमन, विवर्तन होगा लेकिन परागमन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब परावर्तन और परागमन, जब यहाँ परागमन नहीं होगा, यहाँ परागमन नहीं होगा, ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? परावर्तन और विवर्तन की परिघटनाओं के कारण सीडी को जब सूर्य की प्रकाश में रख देते हैं, तो क्या होती है? वह इन धनुष के समान उस 7 रंग में क्या होता है? दिखाई देती है। किस कारण? परावर्तन एवं विवर्तन के कारण, परावर्तन एवं विवर्तन के परिघटनाओं के
आधार पर। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आपका है, कहता है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, परिकिरणन पर और पर व्यक्तिकरण पर। कहता है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो आप याद रख लेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य परास में किस परास में दिखाई देता है? सौर विकिरण इस परास में दिखाई देता है 100 से 400 mm, 400 से 700 nm, 740 से 10,000 nm, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहता है सौर विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य प्रकाश में किस प्रकाश में दिखाई देता है? किस प्रकाश में आपको दिखाई देता है? तो किस प्रकाश में दिखाई देगा? तो आपको क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 400 से 700 nm में, 400 से 700 nm के बीच में आपको दिखाई देती। अब कहता है तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, वैद्युत तरंग। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और वैद्युत तरंग किसमें होती है? किसमें होती है आपका? तो किसमें होती है? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो आंसर होगा आपका प्रकाश तरंग। आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश तरंग। आंसर क्या होगा? प्रकाश तरंग। कहता है प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो किसमें? कांच में, निर्वात में, जल में और वायु में। अब देखिए प्रकाश की गति और ध्वनि की गति, ये सब ध्यान रखना आपको। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे क्या होती है? सबसे न्यूनतम होती है प्रकाश गति। तो किस में कम होती है? तो कांच में। अब पूछेंगे ये 5 थी कांच में, और जब कहेंगे ध्वनि की गति सबसे न्यूनतम किस में होती है? तो आपको क्या कहेंगे? निर्वात में। क्या कहेंगे? निर्वात में। और लेकिन प्रकाश गति सबसे कम किस में होती है? तो कांच में। किसमें होती है? कांच में। अब कहते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयामों से, तरंगदैर्घ्य से और तीव्रता से और वेग से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आप थोड़ा देर पहले देखे थे प्रकाश का रंग तो तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? तरंगदैर्घ्य पर। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है? कम होती है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो किस पर डिपेंड करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर। किस पर डिपेंड करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर। अब कहते हैं मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है लगभग आपके साइंस जो 2 चैप्टर इसमें है, आपका प्रकाश और प्रकाश का चैप्टर, प्रकाश और एक चैप्टर आपका वेवलेंथ अर्थात वेव यानी तरंग का जो है, इसका 2 चैप्टर का क्वेश्चन इससे ही संबंधित आपको रहेगी। आप बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखें
और इसको जो इंपॉर्टेंट बात लगी इसको आप राइट डाउन करें, नोट करके रख लें। अब कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम और जलवाष्प। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में बहुत कुछ है, तो इसका आंसर क्या होगा? धूलकण। आंसर सटीक आंसर क्या होगा इसका? धूलकण। आंसर इसका धूलकण होगा। कहता है निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, अब जस्ट आपको बताया गया, हरा, पीला, नीला और लाल। किस रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? अधिक होता है। किस रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। अब आगे कहता आपको, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें बताना सत्य है, एक सत्य है बाकी गलत है। कहता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन क्या है? सत्य है। कौन सा कथन क्या होता है? सत्य है। तो आप जानते हैं ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होती है? मिनिमम। ध्वनि का मिनिमम वेग क्या है? और प्रकाश का निर्वात में वेग क्या है? प्रकाश का निर्वात में वेग क्या है? आप जानते हैं प्रकाश का वेग क्या है? लिख लीजिए इधर, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग निर्वात में, ध्वनि का वेग निर्वात में कितना है? 333 मीटर प्रति सेकेंड। 333 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश का वेग निर्वात में क्या है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड किसका है? प्रकाश का। तो अब जानते हैं प्रकाश का वेग, ध्वनि का वेग सबसे अधिक है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। और प्रकाश का वेग क्या होगा? सबसे अधिक है। प्रकाश का वेग क्या है? सबसे अधिक होती है। प्रकाश का वेग क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश विकिरणों की आवृत्ति प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की नेचर क्या होती है? इसका क्या होता है? नेचर क्या होता है? प्रकृति क्या होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान। अब क्या दिया है? तरंग के समान और तरंग के कण के समान। और ये क्या करता है? दोनों के समान। और किसमें क्या आता है? अंशतः। इसमें क्या दिया है? अंशतः। हल्का तरंग के समान और कभी कण के समान। अंशतः हल्का हल्का। इसका आंसर क्या होगा? अंशतः तरंग एवं अंशतः कण के समान। तरंग एवं कण के समान। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। कहता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा से जैव रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किससे संबंध होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं
पौधा हमारी जो है प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या करती है, अपनी भोजन बनाती है। तो प्रकाश ऊर्जा से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, ये संपादित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब कहता है इसमें एक तरासा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अनिहित गुणों के कारण। कहता है तरासा हुआ हीरा जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है, तरासा हुआ हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो क्या करेंगे इसमें, इसका क्या आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी कटाई तराशी जई प्रकार की होती है, जितना काटते हैं जितने तराशते हैं उसमें क्या होता है, उसी प्रकार पर डिपेंड करती है। किसका, हीरा का चमकना किसके होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों, नेक्ड आई से देखने पर आंखों को अधिक क्षति पहुंचती है, क्यों, तापमान के कारण, पराबैंगनी विकिरण के कारण, अवरक्त प्रकाश के कारण, इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण। कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है, क्यों, तापमान के कारण, पराबैंगनी विकिरण के कारण, अवरक्त प्रकाश के कारण, इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण, इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण। अब ध्यान दीजिए, जब आप देखते हैं, आप कहीं बाहर में रोशनी से, धूप से यदि अपने घर में आते हैं तो घर में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो तब तो उसमें क्या करता है, हमारे आंखों की पुतली क्या होती है, बड़ा होती है, यानी फैलती है। और जब फैल जाती है तो अंधेरे में भी क्या होती है, हमको धीरे धीरे दिखने लगता है कुछ सेकेंडों के बाद। और ठीक उसी प्रकार जब हम लोग रात में जब चलते हैं और रात में चलते तो हमारा पुतली जो है फैली होती है, आंखों की पुतलियां जो है वो फैली होती है, और उसी बीच में कोई टॉर्च मार देता है तो हम लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं कि दिखना बंद हो जाता है। तो आप इसी टाइम में जब सूर्य ग्रहण कब होती है, सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या हो जाती है, सूर्य ग्रहण होती है। अर्थात चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी को ढक देती है। जब हम नंग आंखों से सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो उस टाइम आसानी से देख सकते हैं। जब दिखने के लिए अंधेरा होती है, मेरी आंखों की पुतली क्या होती है, फैल जाती है और फैली रहती है, और एकाएक अधिक किसी टाइम वही चंद्रमा हल्का सूर्य से क्या होती है, बाहर आती है, हमारी फैली हुई आंखों की पुतली पर सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा आती है, जिससे हमारे आंखों को क्षति पहुंच सकता है, जिससे हमारे आंखों को क्या हो सकता है, क्षति पहुंच सकता है, और हमारे आंखों को दिक्कत होती है। तो किसी कारण, अवरक्त प्रकाश के कारण। तो किसके कारण, तो अवरक्त प्रकाशों के कारण। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन आज साइंस का सेकेंड लास्ट है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या होती है। अब दो समानांतर समतल दर्पणों में, दो समानांतर समतल दर्पणों में जब एक साथ रहती है, तो दो समानांतर समतल दर्पण में होता है तो प्रतिबिंब कितना बनेगी, तो प्रतिबिंब 2 बनेगी, 1 बनेगी, 6 बनेगी, अनंत बनेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब हमारे कितना बनेगी, अनंत प्रतिबिंब बनती है, अनंत प्रतिबिंब बनती है। अब 40 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम लोग पास दर्पण देखते हैं,
अभी सभी लोग दर्पण देखते हैं, जिसको आईना भी कहते हैं। जब हम लोग चेहरा देखते हैं वह समतल दर्पण ही होता है, वह समतल दर्पण होता है। अब कहता है एक ऐसा दर्पण, दर्पण कितना होगा जो हमारे पूरे चेहरा देखना चाहेंगे, पैर से लेकर के सर तक, सिर तक देखना चाहेंगे, तो दर्पण की ऊंचाई कितना होती है, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको उस टाइम दर्पण की ऊंचाई क्या हो जाएगी, व्यक्ति की यानी किसी वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यदि हमारी ऊंचाई 6 फीट है तो दर्पण कितना फीट का होना चाहिए, 3 फीट की होना चाहिए। यदि मेरी ऊंचाई 7 फीट है तो दर्पण कितना होना चाहिए, 3.5 फीट की ऊंचाई दर्पण होना चाहिए, तो पूरा बॉडी हम लोग को दिख पाएगा और देख सकते हैं। तो आज की साइंस की क्लास यहीं तक। साइंस क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक रहेगी। और आप साथियों, आपसे यही कहेंगे, जो व्यक्ति, जो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह चैनल जो है और अच्छी ग्रो करेगी और आपके सामने विभिन्न प्रकार से अच्छे से मटेरियल लेकर के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो कहा गया कि कर भला तो हो भला। आप चैनल के लिए प्रमोट करेंगे तो खुद आपका भलाई हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आने वाला दिन आपका मंगलमय हो। थैंक यू।